So we'll go ahead with next question, that is question number 20. A long straight wire in horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south direction. Magnitude and direction of magnetic field B at a point 3 meter east of the wire is. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो डायरेक्शंस होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होते हैं, मतलब ऑन द ग्राउंड। और जब इफ यू गो अबव फ्रॉम द ग्राउंड उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर हाइट। लैटिट्यूड बोलते हैं ना उसको, अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड और हाइट। तो ये पता होना चाहिए व्हेन यू वॉक ऑन द ग्राउंड तो यू विल वॉक ईदर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। व्हेन यू गो अप यू आर गोइंग इन विच डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, उसको आप बोलते हो अल्टीट्यूड। हमारे पास एक वायर है, उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, क्योंकि ऐसा बोला है नॉर्थ टू साउथ। तो आई विल टेक दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एज नॉर्थ, इसको बोल दूंगा मैं साउथ। करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन दे आर आस्किंग यू, डेफिनेटली आपको पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर ईस्ट। तो ये आ गया ईस्ट एंड वेस्ट। So this particular direction is east, this is west, right? North से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द फील्ड एट 3 मीटर डिस्टेंस। तो 3 मीटर, तो 3 मीटर ये डिस्टेंस 3 मीटर है, तो डिस्टेंस लेट अस से डी, ये 3 मीटर दिया हुआ है आपको डिस्टेंस। बट पहले डिसाइड कर लेंगे डायरेक्शन, अपवर्ड्स, विच रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आप इमेजिन करते हो, अभी चलो बोर्ड पे छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो, पे अटेंशन हियर। सपोज आई एम स्टैंडिंग इन द नॉर्थ, सामने क्या होगा, साउथ, साउथ बराबर, करेक्ट। तो मैंने अभी बताया 90 डिग्री टू द क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट। तो ये क्या हो गया ईस्ट, यहाँ क्या हो गया वेस्ट। तो हमारा जो पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमको, दैट इज हियर ऑन माय लेफ्ट टू योर राइट, राइट। तो करंट कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब फ्रॉम मी टू यू, मेरे मुझसे तो आपके डायरेक्शन में आ रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट फिंगर आर कर्ल्ड एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फिंगर्स आर पॉइंटिंग अप, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अप, मतलब डाउन तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं आ सकता। बाकी तो इजी है, यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, μ0 बाय 2 I बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस को डी बोला है मैंने यहाँ पे, ये आ गया 10⁻⁷। करंट कितना था, करंट इज 75 एम्पियर और डिस्टेंस इज 3। 75 इंटू 2 150 बाई 3 50, तो 50 इंटू 10⁻⁷, तो 5 इंटू 10⁻�6 टेस्ला अपवर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी, डन। क्वेश्चन नंबर 22, 21 मिसिंग है, मतलब रिपीट हुआ होगा, दैट इज व्हाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर which consists of 25 turns and carries a current of 10 ampere suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 normal to the plane of coil। फिर तो ये बताओ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मतलब किसका डायरेक्शन होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे बोला है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब अगर आप कॉइल को नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो कितना एंगल बना रहा है, 30, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। So normal to the plane of coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field, okay, of magnitude 0.9 टेस्ला। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, क्योंकि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपका मोड सेट होता है थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 कब आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम हो। और एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, बाय ड्रॉइंग नॉर्मल टू दैट एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, हमारे पास
स्क्वायर कॉइल है, इसका साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 सेंटीमीटर दिया है। और बाय द वे आपके पास सिर्फ एक कॉइल, मतलब सिर्फ एक टर्न नहीं है, इट हैज मल्टीपल टर्न्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टर्न्स। तो ऐसे 25 टर्न्स आएंगे, अराउंड 25। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा कॉइल है जिसमें 25 टर्न्स है। देन यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, NIA B sin theta, where N is number of turns, that is 25, I is current, that is given to you as 10 ampere, area is 12 into 12, क्योंकि ये जो स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर साइड था उसका, 144 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। B is magnetic field 0.9 0.9 और एंगल इज 30, क्योंकि अगर मैं if I see the direction of area element, let us say this is direction of area element, क्योंकि normal to the plane, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, तो दे हैव टोल्ड यू दैट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया का डायरेक्शन, ए बार का डायरेक्शन, एंड दे हैव टोल्ड यू दैट द एंगल बिटवीन these two is how much, 30 डिग्री। तो ऐसा है वो। गुड। तो सिंपल, यू सी 10 into 0.9 is 9, बराबर। तो 25 into 9 into 144 into 10⁻⁻⁴ into sin 30 is हाफ। ये आ जाएगा आपका 172 था, 72 था। कर लो, इजी है ये। व्हाट इज 25 10 जा, तो 25 9 जा, तो 25, तो 225 into 72, हाउ मच, 1, अरे I do not hear if you say so loudly, 1 6 something something। इसका और एक तरीका है सिंप्लीफाई करने का, टू सिंपल। एक काम करना, 72 9 जा कर लेना, ज्यादा इजी पड़ेगा। व्हाट इज 72 9 जा, व्हाट इज 72 10 जा, 720 माइनस 72 कर लो, माइनस 70 कर लो, 650 roughly 650। what is 650 into 225, what is 650 into 25? नहीं, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एट द कैलकुलेशंस, क्योंकि कैलकुलेशन में ध्यान नहीं होगा तो नहीं होगा। देखो ऐसी बात है, 72 9 था, मैंने रफली 650 ले लिया, तो 650 into 25, 65 into 25, 1625। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो रफली 1600 आता है ये। तो इफ यू वांट टू चेक कर लो, लेकिन रफली 1600 आएगा। 16 दो नंबर आएंगे पहले, 225 into 72, 16200, 16200, 10⁻⁴, तो 1.6। टॉर्क न्यूटन मीटर में होता है, क्योंकि टॉर्क होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो न्यूटन मीटर या तो जूल, तो न्यूटन मीटर और जूल, ऑप्शन नंबर ए 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट मतलब बायोट सेवर्ट लॉ, क्योंकि एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुमने बायोट सेवर्ट लॉ में ही सीखा था। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कौन सा यूज करना है, उसके लिए अगेन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैंने पढ़ा एन एलिमेंट मतलब 100% बायोट सेवर्ट लॉ लगने वाला है यहाँ पे। एन एलिमेंट ऑफ 0.05 आई कैप मीटर, ये एम मतलब मीटर है, एक एलिमेंट है जिसका लेंथ है 0.05 मीटर, उसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, इसलिए क्या बोला है आई कैप, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन हो गया, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, which carries a large current of 10 ampere। तो इसमें एक 10 एम्पियर का करंट है इस एलिमेंट में। the magnetic field at a distance of 1 meter in perpendicular direction is, खत्म, सिंपल क्वेश्चन। dB equal to μ0 by 4 IDL sin theta by r square।
थीटा होता है एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड। मैं और बताता हूँ, जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ करना है, पी पॉइंट, वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कहाँ तक, सेंटर ऑफ एलिमेंट तक। फिर ये जो लाइन है, इसने सेंटर ऑफ एलिमेंट के साथ कितना एंगल बनाया, वो देखो कितना बनाया। अब तो थीटा इज 90, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90। अगर ये एलिमेंट कहीं और लिया होता तो मे बी एंगल इज 30, 60 वॉट एवर इट इज, बट नॉट 90। अगर यू हैव टू रिमेम्बर दिस, तो ये पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कल के क्वेश्चन में कि जब आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट पे फाइंड करना है जो करंट के आगे या करंट के पीछे हो, तो कितना होता है। उसका रीजन ही ये था, क्योंकि अगर यहाँ पे होगा एंगल इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, यहाँ पे होगा तो 180, अगेन साइन 180 इज जीरो। तो उसका रीजन ही ये था कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, इफ यू हैव अ पॉइंट ahead of the current or behind the current, exactly in line of the current, magnetic field is zero। तो ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁷। करंट दिया है 10 एम्पियर और डीएल दिया है 0.05, साइन ऑफ 90 ये तो आ जाएगा 1 अपॉन डिस्टेंस था 1 मीटर, हो गया। तो 10⁻⁻⁶, और ये 10⁻⁻2, तो फाइंड 10⁻⁸ टेस्ला। फाइंड 10⁻⁸ टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 18a and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of regular hexagon of sides A, of sides A, ठीक है, of side length A होना चाहिए, ठीक है। If the coil is connected to a voltage source V0, then the magnetic moment of the coil is। तो सबसे पहले what you should know is, एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया हमने, हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था 18a, हमने उसमें से बना लिया एक हेक्सागन। और ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन का साइड का लेंथ कितना बोला है आपको, ए। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं, कितने, 6, ओके 6, वेरी गुड। तो इट हैज 6 साइड्स, फाइन, 6 साइड। तो मुझे बताओ, अगर मैंने सिर्फ एक ही टर्न दिया होता तो कितना पैरामीटर, पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना आएगा, टोटल लेंथ कितना है वायर का, 18a, और टोटल पेरीमीटर कितना है, 6a, बराबर। तो मुझे बताओ टोटल पेरीमीटर कितना है, 6 है। तो मुझे बताओ कि एक टर्न आएगा कि 2 आएंगे कि 3 आएंगे। लॉजिकली स्पीकिंग, ये लेंथ अगर 18a है, इसमें से अगर हर साइड ए और ए है, तो 6a यूज हुआ एक बार हेक्सागन बनाने में। हमारे पास टोटल लेंथ था 18। तो जब हमारे पास लेंथ टोटल 18 है, तो यू नीड टू नो दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि इसके टोटल हमारे पास आ जाएंगे 3 टर्न्स। कितने टर्न्स, 3 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3। अब ये मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको पता होना चाहिए। मैं चलो एक फॉर्मूला बना के दे दूंगा आपको, दैट विल बी सिंपल फॉर यू टू राइट डाउन। तो ऐसे 3 टर्न बन जाएंगे हेक्सागन के, यो 3 टर्न्स। अब मैं एक टर्न हटा देता हूँ, उसे बताने के लिए था वो, तो आई जस्ट रिमूव दिस, गुड, यहाँ तक क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला बना लेते हैं। बताओ तो कैसे बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला, टोटल लेंथ, गलत बोल दिया ना, टोटल लेंथ अपॉन पेरीमीटर होता है। अभी तो मैंने सिर्फ हेक्सागन बनाया, कल को मैं पेंटागन बना दूंगा तो पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला होता कि टोटल लेंथ 20a है और हमने पेंटागन यूज किया है, पेंटागन में 5 साइड होते हैं, 4 टर्न्स, उसी को स्क्वायर बना लिया 5 टर्न्स, उसी को ट्राइंगल बना लिया तो 20/3 टर्न्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई यू नीड टू नो दिस जनरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स इज टोटल लेंथ अपॉन पेरीमीटर। तो टोटल लेंथ इज 18a इन दिस केस, और पेरीमीटर इज 6a, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 3। अब ये सब क्यों करना है, क्योंकि तुमको बोला है मैग्नेटिक मोमेंट NIA, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज NIA। अब
एन तो मिल गया, आई और ए रह गया, आई और ए रह गया। आई कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर, व्हाट इज आई? लेकिन V इज V0, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने V0 कनेक्ट किया है, तो V0 बाय आर। अब एरिया ऑफ हेक्सागन 3√3/2, 3√3/2 साइड स्क्वायर, ये होता है डायरेक्ट। जिनको ये नहीं याद, तो आपके लिए काम बढ़ने वाला है फिर। अगर याद नहीं है तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर। तो वो करने से बेटर आई वुड रिकमेंड कि आपको ये याद होना चाहिए, बेटर है इफ यू रिमेंबर दिस। तो ये याद है तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व जाएगा। म्यू इक्वल टू एन आई ए, एन इज 3, करंट इज V0 बाय आर, और ए इज 3√3/2 ए स्क्वायर। तो आ गया 9√3/2 V0 बाय आर ए स्क्वायर। हो गया 9√3/2 V0 बाय आर इंटू ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेंटागन 5 साइड्स, स्क्वायर 4 साइड्स, ट्राइंगल में इक्विलेटरल बोला होगा तो फिर तीनों साइड्स का ए मतलब 3A। तो ट्राइंगल कौन सा बोला है उस पर भी ध्यान देना। राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड सेम होते हैं, तीसरा साइड क्या होता है? √2A। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, उसमें से 2 साइड्स ए और ए है, तो तीसरा हाइपोटेन्यूज है, दैट इज √2A। तो उस केस में पेरीमीटर आएगा 2A प्लस √2A, मतलब 2 प्लस √2 और A कॉमन। अगला क्वेश्चन। ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट, intensity at distance x in the end on position is 9 Gauss. What will be the intensity in Gauss at a distance x/2 on broad side on position? अभी देखो ऐसा है ना, हमारे पास एक स्मॉल मैग्नेट बोला है, तो यू हैव बीन गिवन अ स्मॉल मैग्नेट। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हमको एक स्मॉल मैग्नेट दिया है। स्मॉल मैग्नेट बोलने के पीछे इंटेंशन होता है उनका, यू शुड नो व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड कॉलिंग दिस अ स्मॉल मैग्नेट, पता है आपको? पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग 2 जगह पे फाइंड करते हो। एक होता है along द एक्सिस, एक होता है एट इक्वेटर। वेरी गुड। शॉर्ट डाइपोल या फिर स्मॉल मैग्नेट, ऐसे जब वर्ड्स यूज किए जाए ना, तो हमेशा याद रखना द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड। जैसे कि ये पॉइंट P point, the distance of this point from the center is taken to be very large. मैग्नेट अगर स्मॉल बोला होगा तो इस डिस्टेंस को वेरी लार्ज लेते हैं, तो नीड टू रिमेंबर दिस। शॉर्ट डाइपोल, स्मॉल मैग्नेट, लार्ज डिस्टेंस, ये सब एक ही चीज है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ये लार्ज डिस्टेंस के लिए सॉल्व करना है आपको। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए एक्सिस पे फॉर्मूला था क्या, पहले वो बताओ। कल ही बताया था मैंने। 2μ/r⁴, वेयर r इज द डिस्टेंस। बेसिक्स अभी भी बहुत सारे वीक है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये r³ सिर्फ तब यूज होता है व्हेन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, मतलब शॉर्ट डाइपोल हो, पॉइंट बहुत दूर हो, तब। अदरवाइज वो r² + x² रेशो समथिंग का फॉर्म आता है, तो वो पता होना चाहिए आपको। अब इन्होंने 2 वर्ड ऐसे यूज किए जो पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है एंड ऑन पोजिशन। एंड ऑन पोजिशन मतलब एक्सिस। ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, अभी ब्रॉडर साइड कौन सा है? ये ब्रॉडर साइड है ना, तो इसके ऊपर मतलब इक्वेटर पे। तो एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सिस, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटर। तो ये पता होना चाहिए आपको। आपको मतलब एक्चुअल फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 गॉस। कितना बोला है? 9 गॉस। इसकी वैल्यू आपको बोली है 9 गॉस। गुड। देन डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो है एक्स, और आपको पूछा है व्हाट इज द फील्ड एट इक्वेटर।
मतलब अगर एक पॉइंट में लेता हूँ यहाँ पे इक्वेटर पे, लेटर से पी डैश, इसका डिस्टेंस लेटर से x/2, तो व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड? म्यू 0 बाय 4 पाई म्यू बाय x/2 क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे x/2 है और यहाँ डिस्टेंस कितना था, x था। तो ये डिफरेंस है, ये x बोला है, यहाँ पे x/2 बोला है। सिंपल, दिस इज म्यू 0 बाय 4 पाई म्यू बाय x क्यूब, और 2 का क्यूब 8, 8 है ना, 8। तो कैन यू राइट डाउन 8 एज 4 into 2? यस। तो म्यू 0 बाय 4 पाई, 8 को लिख दिया 4 into 2, बट व्हाट इज दिस? यस, दिस इज बी एक्सिस। तो बी इक्वेटर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी एक्सिस, और वो था 9, तो 4 into 9 36, तो 36 गॉस। तो 36 गॉस आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁴, वो टिल्डा दिख रहा है, वो दैट इज नॉट टिल्डा, दैट इज माइनस, वो गलती से नीचे टिल्ड हो गया। तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 900 टर्न्स, हैज 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट, then the current flowing through it is, joke है, joke, what is mu, what is I, mu by ne। तो I इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.6 है, n कितना दिया हुआ है, 900, 9 into एरिया कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁴, बराबर। लुक, टू सिंपल, ये 10⁻⁴ और +2, -2 ऊपर जाएगा, +2, 0.6 into 100, 60, बराबर ना। यस, अपॉन 18, मतलब बेसिकली 9 into 2, दैट इज व्हाट आई विल डू। 3 3 जा 3, 20 जा 1 जा एंड 10, तो कितना करंट होना चाहिए, 10 एम्पियर, है ना। हाँ, 10/3, व्हाट इज 10/3? यस, 3.33, तो 10/3, तो 3.33 एम्पियर की मिली एम्पियर, एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे अब। The work done in moving a dipole from its most stable to most unstable position in 0.09 Tesla uniform magnetic field is, dipole moment of this particular dipole is 0.5। सबसे पहले most stable most unstable पता होना चाहिए। तो when you have an external magnetic field, अब अगर external magnetic field है तो डायरेक्शन तो पता ही होगा, that it is from north to south, and if you have a bar magnet, बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक डायपोल हो, बात एक ही है। सो इफ यू हैव अ बार मैग्नेट और डायपोल, तो यू शुड नो एनी बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल हैज 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर इज साउथ पोल। तो आपको पता होना चाहिए दैट सपोज दिस वन आई विल टेक एज नॉर्थ पोल, और इसको बोल दूंगा मैं साउथ पोल। तो नेचुरली नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, एक यहाँ पे एक्ट होगा, एंड देयर विल बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क दिस मैग्नेट विल नेचुरली रोटेट एंड यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन। एंगल इज 0, एंगल इज 0, एंगल 0 डिग्री आता है यहाँ पे, तो मोस्ट स्टेबल में एंगल होता है 0। अगर हमने इसको एक्सटर्नल वर्क डन करके रोटेट कर दिया सच दैट साउथ पोल यहाँ आ गया और नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, इसको बोलते हो मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि नॉर्थ विल रिपेल साउथ एंड साउथ विल रिपेल। तो मोस्ट स्टेबल में एंगल 0 होता है, मोस्ट अनस्टेबल में एंगल 180 होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और आपको पता होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला, म्यू बी cos of θ0 minus cos of theta, where θ0 is initial angle and theta is final angle, not 90, it is initial angle and that is final angle। अब यहाँ पे बोला है the work done in moving a dipole from its most stable, मतलब पहले most stable में था तो एंगल कितना था 0। अब तुमने उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया और कहाँ रख दिया, मोस्ट अनस्टेबल में, तो एंगल कितना हो गया 180। तो वर्क डन इक्वल टू म्यू बी, म्यू की वैल्यू दी है आपको
0.5, बी के लिए भी दी है 0.09, 0.09 टेस्ला बोला है ना यहाँ पे, यस। कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। 5 × 9 इज 45 × 10⁻³ क्योंकि इसका एक माइनस इसका दो माइनस, तो 10⁻3, 1 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, तो ये आ जाएगा +2। तो 2 × 45 इज 90, 90 × 10⁻³ मतलब कितना, 0. ऐसा कुछ है, 0.09, 0.09 जूल। डन, ऑप्शन नंबर सी। सिमिलरली वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला भी सेम आता है, सिर्फ यहाँ पे पीई हो जाता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड at a distance of 75 centimeter from its midpoint if magnetic moment is 0.6 ampere meter square। तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से देख लो। What is the magnitude of axial field due to a bar magnet of length 3 centimeter? तो बार मैग्नेट का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब शॉर्ट होता है। इसका मतलब बेसिकली द आइडिया हियर इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लेंथ इज L एंड L, तो 2L। तो 2L कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर, राइट। और जिस पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड कर रहे हो उसका डिस्टेंस कितना है, 75 सेंटीमीटर। मतलब L की वैल्यू 1.5 है और R जिस पे फील्ड फाइंड करना है वो 75 है। तो डेफिनेटली द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड इज वेरी 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 फार अवे। तो डायरेक्टली यूज करोगे एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला, क्या था, 2μ/r³। 10⁻⁷ × 2 × μ के दिया गया आपको 0.6, डिस्टेंस दिया है, यस 75 सेंटीमीटर, 10⁻², इसका क्यूब। तो बस इसको सॉल्व करो, बहुत सिंपल है ये। 75 का क्यूब निकालना, उसका रेसिप्रोकल निकालना, इज टू सिंपल थिंग। एग्जैक्टली, यू हैव, मैंने बताया था ये, इसलिए मैं कुछ रेगुलर कोर्स के क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ऑन इंटेंशन, क्योंकि ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। आई कुड हैव टेकन ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट, लेकिन फायदा नहीं होगा उसका आपको। 0.75 मतलब 3/4 होता है, मैंने तब बताया था आपको ये कि 0.75 दैट इज 3/4। इसका क्यूब करना इज वे टू इजी कंपेयर टू 1/75 क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपल सिंपल 12 × 10⁻⁸। ये 4 जाएगा ऊपर, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का होता है 27। नाउ टेबल ऑफ कोर्स 3 4 एंड 9, बराबर। अब एक काम करना, लुक एट द ऑप्शंस। आपको वैसे भी रफ आंसर्स की जरूरत है यहाँ पे, तो एक काम करो, लुक व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज 64 4 सबको पता होता है। व्हाट इज 64 4 256, 256/9 × 10⁻⁸, बराबर। अगर नीचे 10 ले लिया होता 25.6 25.6 × 10⁻⁸। अब पहले देख लो आंसर में माइक्रो 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 है, इसका मतलब इसका 10⁻² इसको दे दोगे तो 0.256 × 10⁻⁶, 0.25 के आसपास। अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक। अब ये डिसाइड कैसे करते हो, यहाँ पे था 9, हमने लिया 10, यहाँ 9 था, हमने 10 लिया, तो हमारा आंसर 25.6 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे अगर कहीं रुको थोड़ा सा, आइडियली एक चीज समझ लो, अगर इफ यू आर स्टक समवेयर ना, टेक सिंपल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू डू 10/9, बराबर। 10/9 तो 1 के ऊपर जाएगा, बट आई डिड 10/10 तो 1 आ गया, करेक्ट। नीचे 9 था, मैंने 10 ले लिया, तो नंबर छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। तो यहाँ पे भी 9 के ऊपर 10 लेने के बाद नंबर छोटा हो गया, मतलब इससे बड़ा आएगा।
इससे बड़ा तो फिर 0.0313 माइक्रो टेस्ला ये आना चाहिए। डन। So if you solve everything exactly, you will get 0.313 microtesla, round about 0.313. अगला क्वेश्चन। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, और उस सेट के ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं फॉर नीट एज वेल एज सीईटी। An infinitely long straight conductor is bent into a shape as shown in figure. It carries a current of I ampere and the radius of circular loop is r meter. Then the magnetic induction at the center will be. तो ऐसा है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। कितना लॉन्ग था? इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। हमने इस इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर को ऐसा शेप दे दिया such that you have something like this. तो ये याद रखना, ये इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। दिस इज टू इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलो जैसा भी आया वैसा ठीक है। एनीवेज ओके गुड। इसका रेडियस है आर, और आपको पूछा है कि सेंटर पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन। अच्छे ध्यान दो क्योंकि इसमें और एक क्वेश्चन आएगा आगे जाके। अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा, सिर्फ ऐसा करने वाले हैं वहां पे। इन दैट केस लुक एट द डिफरेंस। सॉरी, हमारे इस केस में करंट जा कैसा रहा है? करंट विल कम समथिंग लाइक दिस, इट विल गो फ्रॉम हियर देन हियर एंड देन हियर। आगे क्वेश्चन है जिसमें ऐसा वायर को कनेक्ट किया है, यहां से करंट घूम के ऐसा आ रहा है, तो वहां पे करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उल्टा। दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, और इन आवर केस इट इज क्लॉकवाइज। तो आंसर में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आएगा। अगर यहाँ पे माइनस आंसर है तो वहां प्लस है। डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इन्फिनाइट वायर था, इसमें से करंट पास हो रहा है और अपने शेप ऐसा दे दिया, तो अब हमारे पास दो कंडक्टर आ गए, ये कंडक्टर नंबर 1, ये कंडक्टर नंबर 2। तो जब करंट पास हुआ कंडक्टर नंबर 1 से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा at this point O, and that distance is also R. What is the magnetic field due to long straight wire? 2I by R, right? सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, डायरेक्शन पॉइंट ऊपर है तो फिंगर्स आर आउटसाइड, आउटसाइड मतलब डॉट कन्वेंशन। B2 इज सर्कल। करंट इनसाइड, तो क्रॉस कन्वेंशन, क्रॉस। तो एक है डॉट, एक है क्रॉस, बराबर। मतलब माइनस तो होगा, लेकिन किस में से किसको माइनस करना है? जो बड़ा वैल्यू है उसमें छोटा। बड़ा कौन है? B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है? देखो एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ तुमको मैं। ये और ये दोनों में ही है, वहां एक्स्ट्रा पाई है, पाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 3.14। तो B2 इज ग्रेटर देन B1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B2 माइनस B1। तो यह आ जाएगा μ0/4 2I/R। कॉमन निकल गया, इसमें पाई था ना, तो इसमें पाई था, इसमें μ0/4/2I/R है, इसमें भी μ0/4/2I/R है, वो निकल गया कॉमन, तो पाई माइनस, राइट। ऑप्शन नंबर बी। अब
एडिशनली अगर इसके साथ डायरेक्शन भी पूछा हो तो इनसाइड, क्योंकि ग्रेटर B2 है और स्मॉलर B1 है, तो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, तो B2 माइनस B1 विल बी डायरेक्शन ऑफ B2. बट so you will find one such similar question, similar, I'm not saying same, I'm saying similar question, and I have basically included it here. Question number 9. Look, सिर्फ डिफरेंस आएगा साइन. साइन का देखो क्या है, यहाँ पे करंट का फ्लो देखो, करंट ऐसा जा रहा है, इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. तो यहाँ पे भी दो अलग अलग कंडक्टर्स है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सर्कल है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर के केस में वापस से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट. ओनली थिंग इज कि सर्कुलर पार्ट में करंट इन दिस केस इज एंटी क्लॉकवाइज आल्सो आउट. तो यहाँ पे ना जो नेट फील्ड होगा वो हो जाएगा प्लस. तो जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सिर्फ बीच में लिखोगे प्लस B2 प्लस B1, और ये अभी तुमने सॉल्व किया तो बताओ म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय R पाई प्लस 1 जा एंड 2 जा, तो म्यू 0 बाय 2 पाई I बाय R पाई प्लस 1. देखो कहाँ पे ये, ऑप्शन नंबर सी, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R पाई प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी. तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थ्योरेटिकल बेस हो, तो ऐसे क्वेश्चन को लगते नहीं, नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन भाई, तो क्या डिफिकल्ट है, नथिंग. दैट इज द आइडिया, यू नीड टू हैव बेसिक्स क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, डायग्राम दिया है, लूप दिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा होगा सेंटर पे, और कुछ पूछ नहीं सकते. देख लो वही होगा, एट द सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर. आ गया. एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4. बताओ कौन से दो पार्ट के फील्ड 0 है, 1 एंड 3, क्योंकि दोस टू आर इन लाइन, है ना. तो B1 एंड B3 इज 0. अब B2 और B4 डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे. क्यों? एक के लिए करंट इज क्लॉकवाइज, B2 के लिए गोइंग इनसाइड. तो B2 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई, और हाफ सर्कल है रखना, I बाय R1 इंटू थीटा, और डायरेक्शन है इनसाइड मतलब क्रॉस. थीटा आएगा पाई, पाई आएगा ना, क्यों पाई आएगा, हाफ सर्कल है, राइट. और B4 के केस में देख लो, I mean do not trust me always, but you have to also check. इनसाइड के आउटसाइड, इनसाइड के आउटसाइड, पक्का इनसाइड. तो वापस ये भी क्या है, क्रॉस है. तो म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय R2 पाई, वापस से क्रॉस. गुड. तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फील्ड में होगा एडिशन. तो अगर एडिशन होगा इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि इट विल बी B1 प्लस B2. B1 और B2 दोनों में बाकी सब कॉमन है, सिर्फ R1 और R2 को छोड़ के. तो म्यू 0 बाय 4 पाई, और क्या साथ में I पाई, और क्या साथ में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, पाई पाई कैंसल, म्यू 0 I बाय 4 R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2. देखो म्यू 0 I बाय 4 R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, वही है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Magnetic field due to a ring having n turns at a distance x on its axis is proportional to. तो कल ही तो पूछा था आपसे मैंने, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ नियर पॉइंट, तो आपने ही बताया था म्यू 0 बाय 4 पाई I R² अपॉन R² प्लस x² रेज टू 3/2. तो तुमने बताया था कल ये एक सिंगल टर्न के लिए है, n टर्न्स हो गए तो n. म्यू 0 बाय 4 पाई और I कांस्टेंट है,
तो बी एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ऑप्शन नंबर सी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला कल ही देखा था आपने ये। हाँ ठीक है, म्यू 0/2। I am basically looking at proportionality, that is why म्यू 0/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनार सर्कुलर लूप्स। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा है, कॉन्सेंट्रिक तो है लेकिन कोप्लेनार नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनार लूप? बोथ आर इन सेम प्लेन, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन, और दोनों का सेंटर भी क्या है, सेम है। क्योंकि आगे क्वेश्चन है, वहां पे आंसर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट डिफरेंट आंसर्स। तो दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनार, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनार राइट लूप्स। बता दो आगे क्या है, आगे का क्या है वो बता देता हूँ मैं। आगे क्वेश्चन आएगा, हुआ तो आज ही कर लेंगे सॉल्व। उसमें सिर्फ ऐसा है, एक जो लूप है ना वो एक प्लेन में है, दूसरा इसको परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो वन इज लाइक इन दिस प्लेन, लेट अस से दिस प्लेन, मतलब अभी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो वन इज इन वाई जेड प्लेन, अदर इज इन एक्स वाई प्लेन। तो उस केस में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर तो नहीं है, या तो सेम डायरेक्शन है या तो फिर डिफरेंट डायरेक्शन है। तो अगर कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनार बोला हो तो याद रखना कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों लूप का मैग्नेटिक फील्ड या तो इन द सेम डायरेक्शन है या तो इन द अपोजिट डायरेक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखते हैं आगे। So two concentric coplanar circular loops of radii R1 and R2 carry current respectively I1 and I2 in opposite directions, one clockwise and the other anti-clockwise. The magnetic induction at the center of the loop, the magnetic induction at the center of the loops is half that due to I1 alone at the center. Very good. If R2 is 2 times of R1, then the value of I2 by I1 is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका रेडियस है R1, बाहर का रेडियस है R2, सच दैट R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1। एक में करंट है क्लॉकवाइज, दूसरे में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब I1 इज क्लॉकवाइज एंड I2 इज एंटी क्लॉकवाइज। और ये बोला है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, मतलब दोनों का मिला के जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मतलब नेट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो भी बता दिया आपको, जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप तो दोनों लूप है, किसका, पहले का कि दूसरे का? नेट रिजल्टेंट इज हाफ ड्यू टू I1 अलोन, मतलब V1/2। फाइंड द रेशियो ऑफ I2 by I1। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज करंट फील्ड इज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज इज आउटसाइड। तो सबसे पहले V1 जो फील्ड है ना, ये वो है म्यू 0/2 I1 by R1 एंड इट इज इनसाइड क्रॉस। V2 जो फील्ड है वो है म्यू 0/2 I2 by R2 दैट इज आउटसाइड। क्लियर? बराबर। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? B1 बड़ा है कि B2? B1 B1 इज ग्रेटर देन, यस, क्योंकि डिस्टेंस राइट। करंट का तो पता ही नहीं ना, हम बोल नहीं सकते, हमको पता है करंट किसमें कितना है, नहीं। तो डिस्टेंस के हिसाब से बात करोगे तो B1 इज ग्रेटर देन B2। तो व्हाट विल बी नेट फील्ड? B1 माइनस B2। तो B1 माइनस B2 कर लो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए नेट फील्ड को आप क्या लिखा है, B1/2। व्हाट इज नेट फील्ड? B1 माइनस B2, बट व्हाट इज नेट फील्ड गिवन टू यू? एग्जैक्टली। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2,
तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, you will have b1 minus b2 equal to b1 by 2, b2 equal to b1 minus b1 by 2, मतलब b1 by 2. What is b2? I1 by, और ये एक्स्ट्रा 2 कैंसल कैंसल. बट आपको पता है R2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1. यस. तो क्या आ गया? I2 इक्वल टू I1, तो I2 by I1 is 1, तो 1, रेशियो इज 1. ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन. Magnetic fields at 2 points on the axis of circular coil at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center of that loop, of course, are in the ratio 8:1. The radius of the coil is. देखो अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, because you have told me once yesterday and once today what is the formula for magnetic field at the center of, not the center, sorry, axis of the loop. ये लूप था, ये उसका एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और फिर और एक पॉइंट है, क्योंकि 2 पॉइंट है. हम पहले एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे. डिस्टेंस इज x, रेडियस ऑफ द लूप इज r. तो मुझे बताओ व्हाट इज द एक्सिस. अभी तुमने बताया था I r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 पाई. वेरी गुड. हमको बोला है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट एक्सिस पे है और उसके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना है? 8:1. तो यू हैव 2 पॉइंट्स, मतलब डिस्टेंस R1 0.05, ये नियर पॉइंट है, और R2 0.2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.2, ये थोड़ा सा दूर है पॉइंट, और इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इज 8:1. अब जब आप रेशियो लोगे तो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे. क्या क्या कांस्टेंट है? I 0/2, क्योंकि सेम लूप है, सिर्फ 2 अलग अलग पॉइंट्स है, तो सेम लूप है तो करंट सेम है. तो जब आप डिवाइड करते हो, तो व्हेन यू डिवाइड, तो b1 by b2 what will cancel out? μ0/2 and I. What will be remaining? R1 square R2 square. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको था? यस. मुझे थोड़ा तुम गलत बता रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. R स्क्वायर प्लस, हाँ, तो ये एक चीज याद रखना, ये रेडियस नहीं, डिस्टेंस x. रेडियस सेम है क्योंकि लूप सेम है, हाँ, सिर्फ 2 अलग अलग पॉइंट है. तो ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस. मतलब और एक चीज है, R स्क्वायर भी कैंसल, रेडियस सेम है ना, हाँ, तो R स्क्वायर भी कैंसल. तो सिर्फ यहाँ पे आप लिखोगे यस x2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेज टू स्क्वायर आएगा कि 3/2 आएगा? 3/2. तो कॉमन में 3/2 कर देंगे, अब बाद में करेंगे. यहाँ क्या लिखोगे? R स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर होल रेज टू 3/2. और आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, मतलब R फाइंड करना है आपको. ये कितना दिया हुआ है? 8. जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, कुछ नहीं चल रहा है. मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक्शियल फील्ड है, μ0/2 IR स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब एक्शियल फील्ड आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2. क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट की बात कर रहे हो, तो x1 और x2, और x1 और x2 की वैल्यू दी हुई है, ये 8 आ गया. फाइन. और राइट हैंड साइड पे तो जैसा है वैसा ही मैं आखिरी में सॉल्व करूंगा उसको. गुड. अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब हटाना पड़ेगा, तो क्या लोगे? क्यूब रूट. तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2. तो 2 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर रेज टू हाफ. अभी हाफ नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? स्क्वायर. तो 4R स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, फिर 4R स्क्वायर
प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। हाँ 4, हाँ ये आ गया आपके पास 3r स्क्वायर। 3r स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस कितना 4x1 स्क्वायर। 3r स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना था 0.2। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04। बेटर आई राइट डाउन 4×10⁻²। x1 कितना था 0.05, मतलब 5×10⁻², उसका स्क्वायर 25×10⁻², बराबर ना। हाँ 3r स्क्वायर 4×10⁻², ये 100 है, 10⁻² बचेगा, 4 में से 1 गया। हाँ तो 3×10⁻², 3 कैंसल, तो r इक्वल टू 10⁻⁻1, 0.1। 0.1 ऑप्शन नंबर बी हो गया, सॉल्व, डन।